ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ एक आम लड़का गलती से देवताओं के खेल में फंस जाता है और धीरे धीरे खुद ही भगवान बनने की राह पर निकल पड़ता है। एपिसोड पर जाने से पहले चलो थोड़ी बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं। इस कहानी का जो हीरो है वो आज के टाइम के चाइना में रहता है, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आत्मा किसी और इंसान के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि वो ट्रांस माइग्रेट हो जाता है। और तभी हमारे हीरो को एहसास होता है कि वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में आ चुका है, क्योंकि ये दुनिया हमारी दुनिया जैसी नहीं थी। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थी, लेकिन जादू से भरी हुई थी। और इस जादुई दुनिया में लोगों के पास सुपर पावर्स हुआ करती थी। इन सुपर पावर वाले लोगों को कहा जाता था बियॉन्डर। बियॉन्डर बनने के लिए इन्हें एक मैजिक पोशन पीना पड़ता है। पोशन पीने के बाद इनके सामने 22 रास्ते खुल जाते हैं, जिन्हें पाथवेज कहा जाता है। और फिर इन्हें डिसाइड करना होता है कि वो किस रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि हर पाथवे अलग तरह की पावर देता है। अब हर पाथवे के अंदर होते हैं 9 लेवल्स, जिन्हें सीक्वेंस कहा जाता है। हर सीक्वेंस पास करने पर इंसान को एक नई शक्ति मिलती है, और जैसे जैसे वो 9 से 1 नंबर तक बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। और जो इंसान सीक्वेंस 1 तक पहुंच जाए वो तो भगवान जैसी ताकत हासिल कर लेता है। खैर, अब कहानी की शुरुआत होती है 28 जुलाई सन 1949 में। हम हमारे हीरो जो को आसमान से गिरते हुए देखते हैं, और इसके बाद उसकी आत्मा एक अजनबी आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस आदमी के शरीर में जो आया था उसका नाम था क्लाइन मोरेटी। जो को समझ ही नहीं आता कि ये कौन सी जगह है और वो आखिर यहाँ आया कैसे। उसके सिर में एक छेद था जो कि अब भर चुका था, और पास में एक रिवॉल्वर पड़ी थी। साफ था कि क्लाइन ने इसी बंदूक से खुद को गोली मारी थी, और तभी जो की आत्मा उसमें आ गई। ठीक उसी वक्त हमें 2 और लाशें दिखती हैं, जिनके नाम थे वेल्च और नाया। ये दोनों भी क्लाइन के ही क्लासमेट्स थे, और इन्होंने भी बिल्कुल उसी की तरह अपनी जान ले ली थी। सुबह होते होते जो को क्लाइन के बारे में कुछ बातें पता चलने लगती हैं, क्योंकि अब उसे उसकी कुछ मेमोरीज दिखने लगती थी, जैसे उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे और वो अपनी छोटी बहन के साथ रहा करता था। क्लाइन टिंगन नाम के शहर में रहता था, और हाल ही में उसने ग्रेजुएशन पास की थी। कमरे में उसे क्लाइन की एक डायरी भी मिलती है, जिसमें कई बातें लिखी थी। जैसे 29 मई को वेल्च उससे मिलने आया था। उसने कहा था कि उसके पास एक पुरानी किताब है, और ये किताब एंटीगोनस फैमिली से जुड़ी थी। लेकिन डायरी के आखिर में लिखा था, सब मर जाएंगे, मैं खुद भी। जो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्लाइन ने ऐसा क्यों लिखा होगा। इसी बीच कमरे में क्लाइन की बहन मेलिसा आने लगती है। जो तुरंत खून के दाग और बंदूक को छुपा देता है। मेलिसा बैकलैंड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, और अब जो को उसके सामने नॉर्मल दिखना पड़ रहा था। मेलिसा ब्रश लगाकर यहाँ से चली जाती है। जो सोचने लगता है कि वो आखिर यहाँ आया कैसे। अभी तो वह अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और अपने माता पिता के साथ चीन में रह रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसने एक लक एन्चेंटमेंट रिचुअल किया था, और शायद उसी की वजह से वह इस जादुई दुनिया में आ गया है। मेलिसा तभी नाश्ता लेकर कमरे में वापस आती है। वह क्लाइन से कहती है कि आज वह उसका पसंदीदा डिनर बनाएगी, क्योंकि क्लाइन नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। इतना कहकर वह अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। अब जो यानी क्लाइन सोचता है कि वह दोबारा वही रिचुअल करेगा ताकि अपनी दुनिया में लौट सके। और तभी उसके मन में सवाल उठता है, इस बंदूक की आवाज तो बहुत तेज थी, तो क्या मेलिसा ने इसे सुना ही नहीं। खैर दोस्तों, अब से मैं उसे सिर्फ क्लाइन कहकर ही बुलाऊंगी। क्लाइन को रिचुअल करने के लिए ब्रेड की जरूरत थी, इसलिए वह उसे लेने बाहर मार्केट जाता है। मार्केट में एक लेडी उससे कहती है कि उसे जल्दी ही कोई क्लर्क की नौकरी पकड़ लेनी चाहिए और इस गंदे अपार्टमेंट से निकलकर किसी अच्छी जगह पर रहना चाहिए। क्लाइन चारों ओर देखता है और उसे लगता है कि यह जगह भी उसकी दुनिया जैसी ही नॉर्मल है, बस फर्क इतना है कि यह दुनिया टेक्नोलॉजी में कई साल पीछे है। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो पत्ते खेल रहे थे। यह खेल असल में करीब 100 साल पहले रोजेल गुस्टव नाम के राजा ने बनाया था। वही राजा जिसने स्टीम इंजन और टैरोट रीडिंग जैसी चीजें भी इजाद की थी। क्लाइन के मन में आता है कि शायद राजा रोजेल भी उसकी तरह ही किसी और जमाने से यहाँ आया होगा। इसी दौरान एक जोकर उसके पास आता है और उसे अपने सर्कस में आने का निमंत्रण देता है। क्लाइन देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वह तुरंत वहाँ से निकलने लगता है और छुपने के लिए एक टेंट में घुस जाता है। वो आदमी जिसका नाम जेनकिंस था उसके पीछे ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ एक पुलिस वाला दिखाई देता है, जिसे देखकर वह वापस लौट जाता है। टेंट के अंदर एक टैरोट कार्ड रीडर बैठी हुई थी, यानी पत्ते देखकर भविष्य बताने वाली। क्लाइन सोचता है कि यह तो उसकी दुनिया में भी होता था। तभी उसके मन में एक और ख्याल आता है कि शायद राजा रोजेल भी उसकी तरह एक ट्रांसमिग्रेटर रहा होगा। वह लेडी कहती है कि क्लाइन उसका पहला कस्टमर है, इसलिए वह उसका भविष्य मुफ्त में बताएगी। क्लाइन वहाँ बैठ जाता है। वह पूछती है, तुम क्या जानना चाहते हो। क्लाइन जवाब देता है, मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेडी उसके सामने 3 पत्ते रख देती है और कहती है कि ये तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। अब बताओ
बताओ सबसे पहले कौन सा देखना है। क्लाइंट कहता है कि सबसे पहले वह अपना प्रेजेंट देखना चाहता है। लेडी वह कार्ड पलट देती है और वह कार्ड था द फूल। द फूल टैरो डेक का पहला कार्ड होता है और यह नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन तभी असली टैरोट रीडर वहाँ पहुँचती है और जो वहाँ पहले बैठी थी वह तो बस मजाक कर रही थी। और इसके बाद क्लाइंट वहाँ से निकल जाता है। घर लौटकर वह उन ब्रेड को 4 अलग अलग कोनों में रख देता है और रिचुअल परफॉर्म करता है ताकि अपनी दुनिया में वापस जा सके। वह कुछ मंत्र भी पढ़ता है। शुरू में लगता है जैसे इसका कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन अचानक ही कुछ होता है और क्लाइंट एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। इस जगह को हम कहेंगे द ग्रे फॉग। यहाँ लाल और नीले रंग के तारे तैर रहे थे। क्लाइंट गलती से एक लाल और नीले तारे को छू देता है और दोनों फट जाते हैं। उसी समय हमें 2 और लोग दिखाई देते हैं। एक लड़की जिसका नाम था ऑड्री, वह अपने आईने के सामने बैठी थी, और दूसरा आदमी एल्जर जो समंदर के बीच खड़ा अपने गिलास को पकड़े था। दोनों ही अचानक अपनी मर्जी के बिना इस रहस्यमयी जगह में खींच लिए जाते हैं और इन्हें अपने सामने क्लाइंट की बहुत बड़ी परछाई दिखाई देती है, जैसे वह इस जगह का मालिक हो, इस दुनिया का गॉड। तीनों ही एक दूसरे का चेहरा साफ नहीं देख पा रहे थे। क्लाइंट सोचता है क्या मैंने ही इन्हें यहाँ बुला लिया है। ऑड्री पूछती है क्या आप इस पवित्र जगह के मास्टर हैं। क्लाइंट मन ही मन सोचता है कि अगर यह पवित्र जगह है तो मंदिर कहाँ है, और जैसे ही वह यह सोचता है उनके चारों ओर एक मंदिर जैसी जगह खड़ी हो जाती है। क्लाइंट समझ जाता है कि वह इस दुनिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। अब वह एक लंबी टेबल और अपने लिए एक सिंहासन बना लेता है। एल्जर उससे पूछता है यह जगह कहाँ है और आप कौन हैं। क्लाइंट मन ही मन सोचने लगता है कि अब मैं अपना नाम क्या बताऊं, जो या क्लाइंट। और तभी सिंहासन पर बैठा हुआ वह अपना नकली नाम बताता है। तुम लोग मुझे बुलाओगे द फूल के नाम से। हाँ, वही नाम जो टैरोट कार्ड में आया था। ऑड्रे पूछती है मिस्टर फूल, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और क्या हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। क्लाइंट कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। वह लड़की इस जादुई जगह को देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है और फिर वह क्लाइंट से पूछती है मैं बियॉन्डर कैसे बन सकती हूँ। लेकिन क्लाइंट को तो बियॉन्डर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह तुरंत जिम्मेदारी एल्जर पर डाल देता है और कहता है इस सवाल का जवाब तुम्हारे सामने बैठा आदमी देगा। एल्जर कहता है तुम जरूर लोएन किंगडम से हो। अगर तुम्हें बियॉन्डर बनना है तो तुम्हें एवरनाइट गॉडेस के चर्च में शामिल होना पड़ेगा, या लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के चर्च में, या फिर किसी और चर्च में। लेकिन बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है। असल में बियॉन्डर सच में मौजूद हैं और वे बढ़ती हुई अंधकार से लगातार लड़ते रहते हैं। ऑड्रे पूछती है चर्च के अलावा और कोई रास्ता है क्या। एल्जर कहता है फिर तुम्हें रॉयल फैमिली के पास जाना होगा या मिलेनियम नोबिलिटी के पास। ऑड्रे फिर कहती है कोई और तरीका। एल्जर अब बताता है कि उसके पास सीक्वेंस 9 के 2 पोशन रखे हुए हैं, एक सेलर सीक्वेंस का और दूसरा स्पेक्टेटर सीक्वेंस का, और इन्हें पीकर ऑड्री भी बियॉन्डर बन सकती है। तो क्लाइंट समझ जाता है कि यहाँ जिस सीक्वेंस की बात हो रही है वो दरअसल अलग अलग लेवल की सुपर पावर है, और शायद उसका ट्रांसमाइग्रेशन और इस ग्रे वर्ल्ड में आना भी किसी बियॉन्डर का ही काम था। तभी ऑड्री कहती है कि उसने मिस्टर फूल के साथ एक डील कर ली है। वो उसे एक पोशन देगी और बदले में मिस्टर फूल यानी क्लाइंट उसे कुछ सामान देगा। साथ ही वो रिक्वेस्ट करती है कि ऐसी मीटिंग्स और भी बार हों। ओलगर भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है मिस्टर फूल आपकी पावर हमारी समझ से कहीं आगे है, तो इन मीटिंग्स में बड़ी बातें आप संभालिएगा, छोटी मोटी चीजें हम दोनों ही देख लेंगे। क्लाइंट सोचता है कि यह तो उसके लिए और भी फायदेमंद होगा। इन मीटिंग्स से उसे इस दुनिया के बारे में नई जानकारी मिलेगी और शायद घर जाने का रास्ता भी। इसलिए वह कहता है ठीक है, अब से हर मंडे को 3 बजे मीटिंग होगी। इसके बाद ऑड्री सुझाव देती है कि अगर हमें बार बार मिलना है तो हमें अपने असली नाम नहीं बताने चाहिए, सबको कोड नेम रखने होंगे। और क्योंकि क्लाइंट ने खुद का नाम टैरो कार्ड फूल पर रखा था तो बाकी दोनों भी टैरो कार्ड से अपने नाम चुन लेते हैं। ऑड्री बनती है जस्टिस और ओन लगर रखता है दी हैंग्ड मैन। इस तरह यह तीनों अब टैरो क्लब के पहले सदस्य बन जाते हैं। लेकिन तभी अचानक क्लाइंट के कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। उसका कंट्रोल ग्रे वर्ल्ड में ढीला पड़ जाता है और वह कहता है मीटिंग यही खत्म करते हैं। दोनों को वापस उनकी जगह भेजकर क्लाइंट भी अपने कमरे में लौट आता है। दरवाजा खोलते ही सामने खड़े थे 2 पुलिस ऑफिसर्स, एक था लेनर्ड और दूसरा डन स्मिथ। ये दोनों वेल्थ और नाया वाले केस की जांच कर रहे थे और क्लाइंट को बताते हैं कि दोनों ने खुदकुशी कर ली। लेनर्ड तभी क्लाइंट की डायरी निकालकर पूछ बैठता है ये आखिरी पन्ने पर तुमने क्या लिखा है कि सब मरेंगे और मैं भी, इसका मतलब क्या है। क्लाइंट घबरा जाता है और बहाना करता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। कल रात उसने खुद को मारने की कोशिश की थी लेकिन पता नहीं कैसे अभी तक जिंदा है। डन कहता है ठीक है, तो हम तुम्हें एक साइकिक के पास ले चलेंगे, वो तुम्हारी मेमोरी वापस ले आएगा। यह सुनकर क्लाइंट को जोरदार टेंशन हो जाती है क्योंकि अगर किसी ने उसकी असली मेमोरी देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो इस दुनिया का है ही नहीं। लेनर्ड कहता है कि वो उसे जिंदा देखकर खुश है क्योंकि जो हादसा हुआ था उसके बाद तो कोई भी मर जाता। और अब वो दोनों क्लाइंट को अपने साथ ले जाने ही वाले थे कि तभी अचानक
अचानक एक बच्चा ब्रेड चुराकर भाग जाता है। पुलिस वालों का ध्यान बच्चे की ओर जाता है और क्लाइंट मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। वो एक सुनसान गली में पहुँचता है, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर पानी फेंका जाता है। हैरानी की बात ये थी कि वो पानी हवा में ही रुक गया और आसपास की चीजें भी तैरने लगी। क्लाइंट तुरंत समझ जाता है यह किसी कोड बियॉन्डर का काम है। वो भागकर जल्दी से एक घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है समुद्र किनारे चलो। कुछ देर बाद उसे लगता है कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, इसलिए वो गाड़ी रोकने को बोलता है, लेकिन गाड़ी वाला रुकता नहीं बल्कि कहता है कि वो उसे वेल्थ के घर ले जा रहा है। क्लाइंट चौंक जाता है क्योंकि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डन था, और तभी उसकी आंखें अचानक अपने ही कमरे में खुलती हैं। उसे लगता है कि यह सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने खड़ा होता है ऑफिसर डन स्मिथ। वो साफ कहता है रात में हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्लाइंट को एहसास होता है कि डन दरअसल एक बियॉन्डर है। डन उसे पकड़कर बाहर लाता है और तभी पीछे से एक लड़की आती है। वो क्लाइंट का चेहरा पकड़ लेती है और उसकी मेमोरीज में झांकने लगती है, यानी वो भी एक बियॉन्डर है। क्लाइंट को अपनी असली माँ बाप की यादें दिखती हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की उन्हें देख नहीं पा रही थी। शायद वो ग्रे फॉग उसकी मेमोरीज को छुपा रहा था। वो लड़की पूछती है एंटिगोनस फैमिली की किताब कहाँ है? क्लाइंट साफ कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो पूछती है 27 जून की रात वेल्च और नाया के घर क्या हुआ था? क्लाइंट फिर वही जवाब देता है मुझे नहीं पता। अब आखिर में वो पूछती है जब वो दोनों मरे थे तब तुम क्या कर रहे थे? क्लाइंट के हाथ में अचानक बंदूक आ जाती है और वो उन्हें दिखाता है कि उसने खुद को गोली मारी थी, यानी वो सच बोल रहा है। लड़की यह सब डन को बताती है कि क्लाइंट ने खुद को सचमुच गोली मारी थी, लेकिन उसकी मेमोरीज में उसे और कुछ खास नहीं मिला। डन अब क्लाइंट से कहता है एंटिगोनस फैमिली की किताब अभी भी गायब है और तुम खतरे में हो। हम हर बार तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, तो क्यों ना तुम खुद हमें ज्वाइन करके एक बियॉन्डर बन जाओ। डन की ये बात सुनकर क्लाइंट सोचता है कि शायद उसे सचमुच एक बियॉन्डर बन जाना चाहिए। अगले ही दिन वो डन से मिलने जाता है। डन ने उसे एक एड्रेस दिया था, हाउंड पब का। क्लाइंट पब के अंदर जाता है और देखता है कि एक पिंजरे में 2 कुत्तों को बंद करके लोग उन पर सट्टा लगा रहे थे। तभी उसकी मुलाकात राइट नाम के आदमी से होती है। क्लाइंट उसे बताता है कि डन स्मिथ ने ही उसे यहाँ भेजा है। ये सुनते ही राइट उसे एक एलिवेटर की ओर भेज देता है और क्लाइंट पहुँच जाता है नाइट हॉक के ऑफिस में। फ्रंट डेस्क पर बैठी थी रोजन, जिसे देखकर क्लाइंट कहता है कि उसे डन स्मिथ ने बुलाया है। रोजन उससे अपने साथ चलने को कहती है और रास्ते में क्लाइंट की मुलाकात कुछ और बियॉन्डर्स से होती है, जैसे लेनार्ड, रॉयल, फ्राई और कैनली। रोजन अब क्लाइंट को आगे अकेले जाने को कहती है। क्लाइंट पूछता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? रोजन मुस्कुराकर कहती है मुझे डन से डर लगता है। वो बहुत अच्छे और केयरिंग हैं, बिल्कुल मेरे पिता जैसे, और अपने पिता से डरना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार क्लाइंट के सामने आता है एक बड़ा सा दरवाजा, जिसे कहते हैं चेनी गेट। इसी के बगल वाले कमरे में बैठा था डन स्मिथ। डन अब क्लाइंट को एक पेपर साइन करने को कहता है जिस पर लिखा था स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट, आवा कंट्री पुलिस 7th यूनिट। क्लाइंट हैरान होकर पूछता है मुझे लगा आप ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं। डन मुस्कुराकर बताता है कि वो तो बस एक नकली नाम है, असल में हम चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के लिए काम करते हैं, और जब भी कोई सुपरनेचुरल क्राइम होता है उसे सॉल्व करने का काम हम करते हैं। लोग हमें नाइट हॉक कहते हैं और अब तुम भी उनमें से एक हो। क्लाइंट कहता है तो फिर मैं आपको कैप्टन कहकर बुलाऊंगा। डन अब उसे चेतावनी देता है बियॉन्डर बनना बेहद खतरनाक है। वो क्लाइंट को एक कमरे में ले जाता है जहाँ दीवार पर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। डन बताता है कि ये सब लोग कभी नाइट हॉक के मेंबर थे, लेकिन अब मर चुके हैं, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो अपनी पावर पर कंट्रोल खो बैठे थे। इसके बाद डन उससे पूछता है तुम्हें मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में कितना पता है? क्लाइंट जवाब देता है सबसे पहले क्रिएटर ने जन्म लिया, उसने रोशनी की पहली किरण बनाई और फिर पूरे संसार की रचना की। उसकी एक आंख से सूरज बना और दूसरी से बना क्रिम्सन मून, उसके शरीर से बनी यह धरती और सारे तारे। डन कहता है यह कहानी सबको पता है, लेकिन सच्चाई इससे गहरी है। इंसान कुछ रहस्यमयी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर पोशंस बनाता है और उन्हीं पोशंस को पीने से हमें किसी खास पाथवे की शक्ति मिलती है। क्लाइंट सोचता है पाथवे, यही तो उस ग्रे फॉग वाले आदमी ने भी कहा था कि पूरे 22 पाथवेज होते हैं। डन स्मिथ क्लाइंट से कहता है हमारे पास 4 पाथवे के पोषण रखे हुए हैं। हर पाथवे की शुरुआत होती है सीक्वेंस 9 से और यही पोषण हमारे पास मौजूद है। पहला है स्लीपलेस, जो डार्कनेस पाथवे का पोषण है। दूसरा है कॉर्प्स कलेक्टर, डेथ पाथवे का पोषण। तीसरा है मिस्ट्री प्रायर, हार्मिट पाथवे का पोषण, और चौथा है सियर, जो फूल पाथवे का पोषण है। डन बताता है कि अगर क्लाइंट पहले 2 पाथवेज में से कोई चुनता है तो उसे लड़ाई वाली पावर मिलेगी, बाकी दोनों में ऐसा नहीं है। लेकिन सियर का पोषण उनके पास बस एक ही बचा हुआ था। इसके बाद डन क्लाइंट को ओल्ड नील के पास भेजता है ताकि वो उसे गाइड कर सके कि किस पाथवे को चुनना चाहिए। रास्ते में क्लाइंट सोच रहा था मैं चाहे जो भी पोषण चुनूं, असली मकसद तो मुझे बस इस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। स्लीपलेस और कॉर्प्स कलेक्टर तो नाम से ही डरावने लग रहे हैं, तो इन्हें तो मैं नहीं चुनूंगा। अब बचते हैं मिस्ट्री प्रायर और सियर, लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा? इसी सोच में डूबा क्लाइन पहुंच जाता है एल्केमी रूम। वहाँ उसकी मुलाकात होती है ओल्ड नील से, जो खुद एक मिस्ट्री प्रायर है और सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर। नील कहता है, पहले आराम से डिसाइड करना, उससे पहले जरा मेरी मदद कर दो, ये बुक्स शेल्फ पर रखवानी है। इसी दौरान ओल्ड नील उसे एक डायरी दिखाता है। ये डायरी थी एम्परर रोजेल की, लेकिन उसमें लिखी हुई भाषा आज तक कोई समझ नहीं पाया, 150 साल बीत जाने के बाद भी। क्लाइन जब उन पन्नों को देखता है तो चौंक जाता है। ये तो चाइनीज में लिखी हुई है, मैं तो इसे आसानी से पढ़ सकता हूँ। यानी रोजेल भी उसकी ही तरह किसी दूसरी दुनिया से आया था, और वो भी चाइना से। डायरी में रोजेल ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था, कितना बिंदास और मस्त इंसान था वो। एक जगह उसने लिखा था कि पोशंस को मास्टर करने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, यानी पोषण का नाम सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि उस शक्ति को जीने और निभाने का तरीका भी है। क्लाइन आगे पढ़ता है और रोजेल लिखता है, मैंने पाथवे चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे शुरू में या तो अप्रेंटिस सियर या फिर मैरॉडर चुनना चाहिए था, ये सबसे सही विकल्प थे। इसी बीच नील क्लाइन को देखकर कहता है, क्या हुआ, कहाँ खो गए? क्लाइन धीरे से जवाब देता है, मैं बस इन पन्नों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर नील हंस पड़ता है, ये काम आज तक मैं नहीं कर पाया और तुम कर लोगे? लेकिन क्लाइन अब रोजेल की बातों पर भरोसा करते हुए डिसाइड कर लेता है, वो सियर वाला पोषण ही चुनेगा। नील उसे आखिरी बार याद दिलाता है, एक बार तुमने पोषण ले लिया तो उसके बाद पाथवे कभी बदल नहीं पाओगे। अब क्लाइन समझ चुका था कि उसे जिंदगी भर के लिए इसी पाथवे पर चलना होगा। उसने बिना झिझक कहा, मुझे सियर ही चाहिए। ओल्ड नील अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाकर पोषण तैयार करता है और क्लाइन के सामने रख देता है। क्लाइन थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, इसे सीधा पी लूं? नील हंसकर कहता है, पहले थोड़ा नाच गाना कर लेते हैं, और फिर मजाक में जोड़ता है, डरने की कोई बात नहीं। क्लाइन गहरी सांस लेता है और पोषण पी जाता है। कुछ ही पलों में वो उसके खून में घुलने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। नील समझाता है, ये नॉर्मल है, बस फोकस करो और किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में मौजूद है। क्लाइन एक हैट की कल्पना करता है। नील कहता है, शाबाश, अब ऐसी चीज सोचो जो इस दुनिया में है ही नहीं। और क्लाइन सीधा सोच बैठता है एक परमाणु मिसाइल के बारे में। उसके बाद उसे एयरप्लेन और एस्ट्रोनॉट की भी झलक दिखाई देती है। नील तुरंत उसे टोकता है, अपने माइंड को कंट्रोल करो। धीरे धीरे क्लाइन अपनी आंखें खोलता है और इसी पल वो आधिकारिक तौर पर एक बियॉन्डर बन चुका था, सीक्वेंस 9 द सियर। लेकिन अचानक उसे सब कुछ रंग बिरंगा दिखने लगता है। नील बताता है, ये है स्प्लिट विजन, अब तुम लोगों का ऑनरा देख सकते हो और उनकी हेल्थ तक का अंदाजा लगा सकते हो। क्लाइन को नील के पीछे दो अजीब सी आंखें भी नजर आती हैं। नील कहता है, उनकी चिंता मत करो। फिर क्लाइन को एक आत्मा जैसी चीज भी दिखती है जो तुरंत गायब हो जाती है। धीरे धीरे सिर दर्द शुरू होता है। नील समझाता है, जब अपनी पावर ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो ऐसा होता है, चक्कर भी आ सकते हैं। वो बताता है कि जब लेनार्ड ने पोषण पीकर बियॉन्डर बना था तो वो सीढ़ियों से फिसल भी गया था। नील उसे ट्रिक सिखाता है, अपने सिर पर डबल टैप करके तुम स्प्लिट विजन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। क्लाइन वैसा करता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। नील कहता है, स्प्लिट विजन के अलावा भी तुम और तरह का मैजिक सीख सकते हो, लेकिन आज की क्लास यहीं खत्म। वो क्लाइन को कुछ डेमन हंटिंग बुलेट्स भी देता है। इसके बाद क्लाइन डन से मिलता है। डन उसे चेतावनी देता है, बियॉन्डर्स की दुनिया खतरों से भरी है, इसलिए अपने काम से काम रखना। नाइट हॉक बनने से पहले तुम यहाँ क्लर्क की तरह काम करोगे। डन उसे बताता है कि सैलरी होगी 3 पाउंड पर वीक और महीने भर की एडवांस पेमेंट भी दे देता है। क्लाइन खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी गरीब फैमिली को कुछ राहत मिलेगी। उसके माता पिता तो गुजर चुके थे, बहन अब भी पढ़ाई कर रही थी और घर का खर्च सिर्फ उसके बड़े भाई बेंसन पर था, जो मुश्किल से हफ्ते में 5-6 पाउंड कमा पाता था। क्लाइन अपने पहले ही दिन पाउंड्स कमा लेता है और उसे खुशी होती है कि अब हालात सुधर सकते हैं। फिर उसे अपना पहला टास्क मिलता है, एक छड़ी खरीदो और वेल्च के घर का चक्कर लगाओ, शायद वहाँ से एंटीगोनस फैमिली की किताब का कोई सुराग मिल जाए। क्लाइन ये सब कर ही रहा था कि अचानक एक घोड़ा गाड़ी उसके सामने रुकती है। उसमें बैठा था लेनार्ड। वो क्लाइन को अपने साथ एक मिशन पर ले जाता है। एक छोटे बच्चे एलियट को आज सुबह किडनैप कर लिया गया था और अब उन्हें उसी का पता लगाना था। क्लाइन हैरान होकर पूछता है, क्या हम सिर्फ सुपर पावर वाले केस ही सॉल्व नहीं करते? लेनार्ड मुस्कुराता है, हम सिक्योरिटी कंपनी का दिखावा करते हैं और ये कस्टमर तो हमारा रेगुलर है। एक बार तो हमने उसकी बिल्ली भी ढूंढ कर दी थी और तुम्हारी सियर वाली पावर किसी को ट्रैक करने में बेहद काम आएगी। लेनार्ड क्लाइन को उस बच्चे के कुछ कपड़े देता है और कहता है कि इन्हें इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन पता करो। क्लाइन अपनी छड़ी उन कपड़ों पर रखता है और एक टेक्निक यूज करता है जिसे कहते हैं डाउजिंग रॉड। इस टेक्निक से छड़ी उस दिशा में गिर जाती है जिधर एलियट होगा। क्लाइन अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसे साफ दिखने लगता है कि बच्चा किस एरिया की गली में छिपा है। दोनों वहाँ पहुँचते हैं और क्लाइन दरवाजे से ही देख लेता है, अंदर 2 किडनैपर्स बैठे थे और साथ ही वो
बच्चा भी। लेनार्ड मुस्कुराकर कहता है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। किडनैपर्स गोली चलाते हैं, लेकिन लेनार्ड उन गोलियों को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। वो उनकी बंदूक अपने हाथों से मोड़ देता है और दोनों की अच्छी खासी पिटाई कर डालता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। दोनों किडनैपर्स का शरीर बदलने लगता है और वो मिलकर एक भद्दे से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। लेनार्ड तुरंत क्लाइन को कहता है, बच्चे को लेकर बाहर निकलो। क्लाइन बच्चे को संभाल कर बाहर जाता है। उधर अंदर वो मॉन्स्टर लेनार्ड को छू भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लेनार्ड हर अटैक से पहले ही गायब हो जाता है। मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाइन उसे गोली मार देता है। फिर भी वो उड़ते हुए आसमान में जाने लगता है। तभी अचानक कुछ होता है और वो नीचे गिर पड़ता है। असल में लेनार्ड एक सीक्वेंस 8 बियॉन्डर था। उसके पाथवे का नाम था मिडनाइट पोएट। वो लॉरी गाकर किसी को भी सुला सकता था और उसने यही ट्रिक उस मॉन्स्टर पर इस्तेमाल की थी। इधर क्लाइन को अचानक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कि ओरिजिनल क्लाइन पहले भी इस घर में आ चुका हो। बच्चे को उसकी फैमिली के पास लौटा दिया जाता है। अब सवाल उठता है, वो किडनैपर्स मॉन्स्टर कैसे बने? असल में उन्होंने खुद से पोषण पी लिया था, लेकिन पोषण कोई भी ऐसे ही नहीं पी सकता। बिना सही गाइडेंस के उसका साइड इफेक्ट जानलेवा हो सकता है और यही वजह थी कि वो लोग इंसान से राक्षस बन गए थे। मिशन पूरा होने के बाद लेनार्ड हंसकर कहता है, तुम्हारे साथ काम करके मजा आया, तुम में कुछ खास बात है। लेकिन जैसे ही क्लाइन वहाँ से निकलता है, हम देखते हैं कि लेनार्ड किसी से बात कर रहा था। वो पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? और जवाब आता है, ठीक कहा, मुझे भी ये स्पेशल नहीं लगा। लेकिन अजीब ये था कि लेनार्ड अपनी ही शैडो से बात कर रहा था। ये रहस्य क्या है, ये आगे पता चलेगा। उधर क्लाइन घर लौटता है और सोचता है, मेलिसा ये सुनकर बहुत खुश होगी कि मेरी जॉब लग गई है। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। वो खुद को फिर से उसी किडनैपर वाले घर में पाता है। वहाँ एक कमरे में रखी डायरी खोलता है। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, सब मारे जाएंगे, मैं भी। अचानक उसके सामने दी फुल वाला कार्ड प्रकट होता है और उसे किसी की अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है और फिर क्लाइन की आंखें खुलती हैं। वो अपने कमरे में था। क्लाइन अचानक जागता है और समझ जाता है कि वो तो सपना देख रहा था, लेकिन उस सपने से उसे एक बात साफ हो चुकी है। किडनैपर वाले घर में एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक का क्लू छुपा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइन ने आखिरकार अपनी पहली सैलरी से एक प्यारा सा नया घर ले लिया है। अब वो अपनी बहन मेलिसा और बड़े भाई बेंसन के साथ यहीं रहने वाला है। घर को देखकर बेंसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें भी अपना एक आशियाना मिल गया है। क्लाइन उनके लिए खाना बनाता है और माहौल एकदम घरेलू और खुशियों से भरा हो जाता है। इसी बीच बेंसन क्लाइन को एक गिफ्ट देता है, एक नया सूट। वो कहता है, अब जब तुम्हारी जॉब लग गई है तो इसे पहनकर ही ऑफिस जाना। क्लाइन सूट पहनकर जब सामने आता है तो बेंसन उसके सिर पर प्यार से हाथ रखता है। उसी पल क्लाइन को अपने असली माता पिता की याद आ जाती है। इसके बाद ये तीनों मिलकर क्लाइन की नई जॉब और अपने नए घर की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। हम आगे देखते हैं ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी में, जहाँ डन स्मिथ एक आदमी से पूछताछ कर रहा है। ये वही शख्स है जिसने पहले एपिसोड में क्लाइन का पीछा किया था। उसका नाम है जेनकिंस। डन अपनी बियॉन्डर वाली पावर का इस्तेमाल करता है और जेनकिंस के सपनों में झांकता है। उसे पता चलता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब पहले जेनकिंस के पास थी, लेकिन उसने इसे किसी और को बेच दिया। लेनर्ड जेनकिंस की गर्दन पर एक सिंबल देखता है और समझ जाता है कि वह आदमी सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। अभी के लिए इतना समझ लो कि सीक्रेट ऑर्डर एक खतरनाक ग्रुप है और अब ये लोग भी उस किताब के पीछे पड़े हैं। अगर किताब उनके हाथ लगी तो वे इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए डन और उसके साथी तय करते हैं कि उन्हें सीक्रेट ऑर्डर से पहले नोटबुक ढूंढनी होगी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि क्लाइन को नोटबुक के बारे में कुछ पता चला है। असल में पिछले एपिसोड में क्लाइन को ये एहसास हुआ था कि उसका ओरिजिनल वर्जन उस किडनैपर वाले घर में आ चुका है और ठीक सामने वाले कमरे में एंटीगोनस नोटबुक छोड़ गया था। डन, लेनर्ड और क्लाइन वापस उस घर में पहुंचते हैं। कमरे में उन्हें एक औरत की सड़ी हुई लाश मिलती है। लेनर्ड कहता है कि यही वो जगह है जहां किडनैपर्स बच्चे को लाए थे, लेकिन कमरे में उन्हें कोई नोटबुक नहीं मिलती। उस औरत का एक बेटा भी था, रे बीबर। अब शक होता है कि वही नोटबुक लेकर भागा होगा। डन क्लाइन से कहता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके रे बीबर की लोकेशन ढूंढे। क्लाइन अपनी छड़ी से डाउजिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक छड़ी उसी पर हमला करने लगती है। लेनर्ड उसे रोक लेता है और समझाता है कि कोई दूसरी शक्ति क्लाइन की पावर में दखल दे रही है, यानी अब रे बीबर को खोजने के लिए उन्हें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डन और क्लाइन चाइनीज गेट के सामने खड़े हैं। डन क्लाइन के नए सूट की तारीफ करता है और उसे एक पेंडुलम देता है ताकि वह अपनी पावर को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। इनके पास खबर आती है कि होली कैथेड्रल से उन्हें परमिशन मिल गई है कि वे एक ग्रेड 2 का सील्ड आर्टिफैक्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सील्ड आर्टिफैक्ट्स बेहद पावरफुल आइटम्स होते हैं जिन्हें बियॉन्डर्स किसी टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और यही आर्टिफैक्ट अब रे बीबर को खोजने में उनकी मदद करेगा। यह आर्टिफैक्ट बैकलैंड ऑफिस से लाया जा रहा था और टिंगन शहर पहुंचने वाला था। बैकलैंड से इसे 3 लोग लेकर आए, बोर्गिया, हार्सन और एक लड़की डेली।
गोर्गिया और हार्सन दोनों सीक्वेंस 8 के बियॉन्डर्स हैं, जबकि डेली सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर है। वैसे डेली से क्लाइंट की मुलाकात पहले भी हो चुकी है, एपिसोड 1 में, जब वो उसके माइंड में झांकने आई थी। हार्सन बोलता है कि उनका मिशन इस बार बहुत खतरनाक है। उन्होंने तय किया कि इस बार सियर वाले बियॉन्डर को साथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास लड़ने की पावर नहीं है। जो आर्टिफैक्ट वे लेकर आए हैं उसका नाम है 2073। डन पूछता है, यह थोड़ा ज्यादा रिस्की तो नहीं हो जाएगा? हार्सन कहता है कि अगर उनकी जानकारी सही है और रे बीबर वास्तव में एंटीगोनस फैमिली का वंशज है, तो उसे ढूंढने के लिए 2043 से बेहतर कोई तरीका नहीं है। आखिरकार यह आर्टिफैक्ट एंटीगोनस फैमिली ने खुद बनाया था। अब यह लोग आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने की तैयारी करने लगते हैं। हार्सन सभी को कहता है कि एक हाथ ऊपर नीचे करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं। क्लाइंट सोचता है ये क्या मजाक है, जैसे स्कूल के बच्चों को पीटी कराते हैं, लेकिन सभी कर रहे थे तो क्लाइंट भी हाथ ऊपर नीचे करने लगता है। इसके बाद वे आर्टिफैक्ट को खोलते हैं और उसमें से एक जोकर जैसा पपेट बाहर आता है। शुरू में यह पपेट क्लाइंट को बहुत क्यूट लगता है, लेकिन अचानक ये क्लाइंट पर हमला कर देता है। क्लाइंट का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, जैसे वह भी कठपुतली बनने वाला हो। तभी लेनर्ड पीछे से धक्का देकर उसे बचा लेता है। असल में यह डोल लोगों को पपेट बनाकर कंट्रोल कर सकता है। यह अपने आसपास 5 मीटर के दायरे में किसी को भी अपना टारगेट बना सकता है, लेकिन थोड़े धक्कों से इसे रोका जा सकता है, जैसे अभी लेनर्ड ने किया। डोल अब क्लाइंट के पीछे पड़ जाता है। ऐसा लग रहा है कि यह पपेट एंटीगोनस नोटबुक की वजह से क्लाइंट की तरफ आकर्षित हो रहा है। अचानक यह डोल डन को भी अपना टारगेट बना लेती है, लेकिन डेली तुरंत उसे धक्का मारकर सामान्य कर देती है। दरअसल यही कारण था कि वे लोग हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे, ताकि अगर डोल किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, बाकी लोग तुरंत पता लगा सकें और बचा सकें। लेनर्ड अब डोल के सामने रे बीबर का कोट फेंक देता है। डोल इसे देखकर गुस्सा हो जाता है और यह कंफर्म हो जाता है कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का वंशज है। यही डोल उन्हें उसकी लोकेशन तक ले जा सकता है। वे सभी अब बाहर निकलते हैं और बाहर भी हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे। क्लाइंट को थोड़ी शर्म भी आ रही थी। दूसरी तरफ रे बीबर को एक पुराने वेयर हाउस में देखा जाता है। वह वहाँ एंटीगोनस नोटबुक की पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए वह एक रिचुअल करता है और नोटबुक को अपने पेट में समा लेता है, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है और वह एक मॉन्स्टर जैसा बनने लगता है। तभी वहाँ एक जोकर आता है, वही जोकर जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। ये जोकर सीक्रेट ऑनर्डर का हिस्सा है और नोटबुक लेने आया था, लेकिन अब रे बीबर ने उसे अपने पेट में डाल लिया। इसी बीच वहाँ नाइट हॉक के बाकी लोग भी पहुँच जाते हैं। जोकर उन्हें देखकर खुश हो जाता है। क्लाइंट अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और महसूस करता है कि वेयर हाउस में कुछ खतरनाक है। तभी उसका दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है, और वह मॉन्स्टर रे बीबर ही था। अब क्लाइंट को छोड़कर बाकी सभी बियॉन्डर्स उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। लेनर्ड अपनी पोएम सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। वह डेली से कहता है कि मॉन्स्टर की कमजोरी का पता लगाओ। दरअसल यह मर चुका था और एंटीगोनस नोटबुक के कंट्रोल में था। डेली अपनी आई ऑफ डेड स्किल का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर की कमजोरी पता लगा लेती है, लेकिन अब इन्हें कम से कम 3 सेकंड्स के लिए मॉन्स्टर को पकड़कर रखना होगा। डेली अपनी पावर यूज करके मॉन्स्टर को बांध देती है। इसी बीच क्लाइंट को भी कुछ होता है और वह मॉन्स्टर के पेट में नोटबुक दिखने लगता है। मॉन्स्टर के अंदर से स्पाइक्स निकलने लगते हैं, जिनसे डन और लेनर्ड घायल हो जाते हैं। मॉन्स्टर धीरे धीरे पकड़ से छूट रहा था, तो क्लाइंट अपनी नाइट स्लम्बर स्किल पूज करता है और मॉन्स्टर को सुला देता है। डेली अब मॉन्स्टर के पास जाकर उसे गुब्बारे की तरह फोड़ देती है, लेकिन इस दौरान डेली भी घायल हो जाती है। उसे हीलिंग पोशन देकर ठीक किया जाता है। अब क्लाइंट एंटीगोनस नोटबुक उठा लेता है, तभी वही जोकर पीछे से आता है और नोटबुक छीनने की कोशिश करता है। डन उसे गोली मार देता है, लेकिन यह सिर्फ एक छलावा था। जोकर क्लाइंट से कहता है कि नोटबुक को छुपा लो और 2019 के पास बिल्कुल मत जाना। यह जोकर सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर था, यानी वह इन सब से बहुत अधिक स्ट्रांग था। अकेला ही वह सभी पर भारी पड़ रहा था। फाइट सीन कमाल का था। जोकर बिल्कुल किसी सर्कस के जोकर की तरह कलाबाजियां दिखा रहा था और कोई अटैक उसे छू भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब क्लाइंट की गोली उसके पेट में लगती है, वह अपने घाव को अपने पेट से हाथ में ट्रांसफर कर लेता है। इसके बाद वह सभी को चकमा देकर 2099 का बॉक्स खोल देता है। जैसे ही वह बाहर आता है, सभी फ्रीज हो जाते हैं और पपेट बनने लगते हैं। वैसे तो वह एक साथ 2 लोगों को ही कंट्रोल कर सकता था, लेकिन एंटीगोनस नोटबुक की वजह से उसकी पावर और भी बढ़ गई थी। क्लाइंट सोचता है कि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो उसे आजाद कर सके। वह अपने रिचुअल वाले मंत्र पढ़कर ग्रे फॉग वाली दुनिया में चला जाता है, जिससे वह पपेट के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। क्लाइंट जब वापस असली दुनिया में आता है, वह ऐसा नाटक करता
है कि वह अभी भी पपेट के कंट्रोल में है। जोकर पास आता है और कहता है, नोटबुक मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। बाकी सभी लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन लेनर्ड अपनी शैडो की वजह से जाग गया था। खैर, यह जोकर भी सियर पाथवे का बियॉन्डर था, बिल्कुल क्लाइन की तरह। क्लाइन अब सीक्वेंस 9 पर है और यह जोकर सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर है। जोकर क्लाइन को उसके अगले सीक्वेंस यानी आर्ट का नाम भी बता देता है, जो है क्लाउन। यह अब तक एक बड़ा मिस्ट्री पॉइंट था। क्लाइन तुरंत उस पर अटैक कर देता है और जोकर गलती से पपेट की रेंज में चला जाता है। वह खुद भी फ्रीज होने लगता है। क्लाइन अब जोकर पर गोली चलाता है और मरने से पहले जोकर सिर्फ इतना बोलता है, हॉर्ना किस, जिसका मतलब क्लाइन को भी समझ नहीं आता। इसके बाद पपेट का बॉक्स बंद कर दिया जाता है और सब नॉर्मल हो जाते हैं। लेनर्ड क्लाइन की तारीफ करता है और कहता है, तुम तो मेरी तरह स्पेशल हो। खैर, एंटीगोनस नोटबुक को चाइनीज गेट में सुरक्षित बंद कर दिया जाता है और अब क्लाइन उसके खतरे से पूरी तरह बाहर है। डन भी क्लाइन की तारीफ करता है और कहता है कि आज उसने बहुत अच्छा काम किया। क्लाइन अब जोकर की बॉडी भी देखता है। डन उसे समझाता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, मारकर तुमने कई लोगों की जान बचाई है। क्लाइन डन को बताता है कि उसे अगले सीक्वेंस आर्ट का नाम भी पता चल गया है, जो कि क्लाउन है। अगले दिन हार्सन 2000 एनालाइंस को लेकर वापस बैकलैंड जाने लगता है और वह भी क्लाइन की तारीफ करता है। वह कहता है कि एक सीक्वेंस 9 होकर भी क्लाइन ने सीक्वेंस 7 वाले को हरा दिया और उसने अब तक का सबसे अच्छा सियर देखा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, इस पार्ट में भी बहुत कुछ भरा हुआ था। इस शो में ढेर सारे राज हैं जो धीरे धीरे खुलेंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कि मैं अगला पार्ट भी एक्सप्लेन करूं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।